नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। कल नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। संसद भवन को लेकर के जितनी चर्चाएं हैं उतनी ही चर्चाएं वहां पे स्थापित सिंगोल को लेकर के हैं। सिंगोल क्या है, कब ये चर्चाओं में आया और इसका क्या उपयोग है, इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रखर मिश्रा जी हैं। प्रखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सामाजिक कार्यकर्ता और विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ रवि शरण जी हैं। रवि शरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब से नया संसद भवन बनना है तब से विपक्ष के साथ साथ कई लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष निशाने पे लेकर चल रहा था। नरेंद्र मोदी जी का टारगेट था कि किसी भी तरह जल्द से जल्द एक भारतवर्ष का अपना सदन बने, क्योंकि ये जिस सदन में अभी तक कार्रवाई हो रही थी वह अंग्रेजों के जमाने का सदन था। तो जब अपना सदन बनता है तो चाहे उस पे जो भी चीजें हों, लेकिन चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान को, आजाद हिंदुस्तान को पहली बार अपना सदन मिला। विरोध तो चलता है, विपक्ष है तो विरोध करेगा, लेकिन वहां जो सिंबल स्थापित हुआ उस सिंबल पे बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। हम उसी पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सीधे चलेंगे। प्रखर मिश्रा जी, आपने हमेशा कई चर्चाएं की हैं, कई लोगों के इंटरव्यूज दिए हैं। सिंगोल का जो एक बात बीच में आई और उसकी स्थापना की बात बीच में आई, इसके पहले कभी आपने अपनी चर्चाओं में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी की या अपने इंटरव्यूज में कभी सिंगोल के लेकर के चर्चाएं की? और सिंगोल का हकीकत में क्या मायने हैं? अगर वहां स्थापित किया गया है तो उसे किस नजर से देखा जाए, पॉजिटिव किस नजर से देखा जाए, और अगर मान लीजिए निगेटिव भी देखा जाता है तो किस तरह से लिया जाए? देखिए, हर चीज की एक मर्यादा है। उस मर्यादा के लिए एक धर्म स्थापित किया गया, उस धर्म के तहत चलना है, वही सिंगोल कर रहा है। तो सिंगोल को अगर आप ध्यान से देखें, चाहे सेना का कोई बैंड चलता हो या हमारे धर्मगुरु चलते हो, शंकराचार्य चलते हो, या वेटिकन सिटी से पोप चलते हो, और अभी जो चार्ल्स का राजा ग्राउंड सौंपा गया था, तो ये भी स्थिति वहां है कि वहां पे भी एक सिंगोल चलता है। तो ये आज से नहीं चल रहा है, महाभारत काल से सिंगोल की व्यवस्था है। उसके बाद चोल शासकों ने आज से 800 वर्ष पूर्व तक इसको निभाया था, और 1947 में जब हस्तांतरण हुआ है सत्ता का अंग्रेजों से पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आया, तो ये सिंगोल ही था। तो सिंगोल से ही सत्ता का स्थानांतरण किया गया, और ये धर्मदंड है। धर्मदंड के तहत एक कोई भी प्रधानमंत्री हो, राजा हो या राष्ट्राध्यक्ष हो, उसको धर्म को स्थापित करना है। और धर्म क्या है? सच्चाई, कर्तव्य निष्ठता, अनुशासन। आखिर आपके ऊपर एक अनुशासन कौन रखेगा? वो धर्म दंड रखेगा। वो एक प्रतीक है जिसको कि प्रधानमंत्री लेकर आए। असल में सिंगोल का इतना ज्यादा विरोध नहीं है, विरोध प्रधानमंत्री का है, विरोध नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से इतनी माइलेज नहीं मिलनी चाहिए, और वो इतिहास पुरुष बन गए क्योंकि उन्होंने नई संसद को स्थापित किया और सिंगोल को स्थापित कर दिया। अब ये बातें इतिहास में आ गई, तो ये सबसे ज्यादा अखर रहा है विपक्ष की 22 पार्टी। लेकिन प्रखर मिश्रा जी, एक जर्नलिस्ट की नजर से देखा जाए, आपने इसे धर्मदंड बताया। मैं आपके पास लौटूंगा, क्योंकि इसको जो प्रचलित है वो राजदंड के रूप में है। धर्मदंड कह के आज इसको प्रचलन में लाया गया और कहा जा रहा है सत्ता के स्थानांतरण पे इसको दिया जाता है। और आज कोई सत्ता का स्थानांतरण नहीं था। लोकसभा भवन का उद्घाटन था कल, और उस लोकसभा भवन के उद्घाटन के दौरान इसकी स्थापना की गई। तो ये जो आपने धर्मदंड कहा है, इस धर्मदंड और ये जो राजदंड है, इस दोनों को किस नजर से देखा जाए? देखिए, सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री का एक सेंटेंस अगर आपको बार बार याद होगा कि हमें दास्तां छोड़ देनी है, गुलामी छोड़ देनी है, और मानसिक रूप से हम गुलाम नहीं रहेंगे। इसी के लिए उन्होंने उस धर्मदंड की बात की। और इसके बारे में सबसे पहले युधिष्ठिर पूछते हैं पिता से, जब पितामह तीरों की शैया कर रहे हैं। संस्कृत का एक श्लोक इसमें आता है, वो दंडा की दृश्य दंडा की रूपा की परायणा, कि माता का कथ मूर्ति कथम प्रभु।
पूछते हैं युधिष्ठिर का दंड क्या है, इसका रूप क्या है, ये होता कैसे है। तब पितामह जवाब देते हैं कि जो आचरण में आता है, व्यवहार में आता है, और हम सब जिसके अधीन है वो दंड है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सब एक दंड के अधीन कार्य करते हैं। और हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जनता के हित में कार्य किया जाए। और यही बात बार बार कही गई है कि राजा निरंकुश ना हो। और अब क्योंकि आप कहेंगे साहब ये तो स्वतंत्र भारत है, यहाँ राजा की बात कहाँ से आ रही है, तो जो राजा के स्थान पर प्रतिनिधित्व कर रहा है और जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है स्वतंत्र भारत के अंदर, वो जो काम कर रहा है गणतंत्र भारत के तहत एक चुनी हुई जनता का प्रतिनिधि है, लेकिन वो निरंकुश नहीं होगा। अब इसको लोग बुरा मान जाएंगे। जैसे ही आप निरंकुश होंगे तो आपको याद आएगा कि साहब इस देश के अंदर इमरजेंसी भी लगाई गई थी। तो आपकी अंतरात्मा कैसे इस बात को समझेगी, उसके लिए सेंगोल की स्थापना की गई थी। और इसी परंपरा को प्रधानमंत्री ने फिर से स्थापित किया कि आने वाले समय में एक ये उदाहरण रहे कि राम राज्य की स्थापना करनी है, धर्म की स्थापना करनी है, और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। लौटूंगा सर आपके पास। रवि शरण जी, प्रखर मिश्रा जी ने सीधे सीधे इसे धर्म के नजरिए से धर्म दंड बताया, लेकिन एक राजदंड भी होता है जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें यह भी लिखा गया था ये राजदंड है। तो जो अभी मेरा प्रश्न उनसे था वही प्रश्न आपसे है कि यह क्या राजदंड है या जो आज कहा जा रहा है कि धर्मदंड है, इसे धर्मदंड ही माना जाए। सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से बने संसद भवन के उद्घाटन में बधाई देता हूँ। तो पहली बात होगी जी। अब आते हैं हम राजदंड। देखिए, तर्क, वितर्क और कुतर्क, इसमें बड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। युधिष्ठिर ने कहा था वो काल चोल वंश 800 साल पुराना काल, और आज जब हम प्रजातंत्र में हैं जहां पे प्रजा ही सब कुछ होती है, वहां पे एक ऐसे प्रतीक की स्थापना करना जो राजवंश परंपरा से आता है, ये ऑब्जेक्शनेबल है। ये कुछ लेवल पे ऑब्जेक्शनेबल क्या, कौन सा शब्द में ऑब्जेक्शनेबल है? हमने 47 में जब हमको राजदंड मिला, गोपालाचार्य जी ने कहा कि भाई सत्ता का ट्रांसफर हो रहा है, हो गया, सत्ता का ट्रांसफर हो गया, सत्ता के ट्रांसफर के प्रतीक के रूप में इसको प्रतिस्थापित कर दिया, नेहरू जी ने इसको ले लिया। उसके बाद हमारे यहाँ प्रजातंत्र की स्थापना हुई और संविधान आया। राजदंड, और जिसको अपनी सुविधा के हिसाब से आजकल तो काफी हो रहा है और लोगों के अपने शब्द भी हैं, हर आदमी हर एक उससे जुड़ा हुआ है तो वो जोड़ देता है। युधिष्ठिर के समय को 1973 में हुई, वो 76 में हुई इमरजेंसी से, उस समय मालूम था युधिष्ठिर को भी और भीष्म पितामह को भी। ये नहीं भेद। हम आते हैं मेन बात पे, राजदंड और धर्मदंड। राजदंड ही था, अभी उसको कुछ दिनों से जब विरोध होने लगा और कन्वीनियंस खोजा जाने लगा तो धर्मदंड जैसी एक चीज हुई जो न्याय की स्थापना के लिए। विरोध यहीं से शुरू हुआ, विरोध की पृष्ठभूमि आपने ही दी थी। न्याय की व्यवस्था प्रजातंत्र में बिल्कुल अलग होती है राजतंत्र से, चाहे वो 8 साल पुराना हो चाहे युधिष्ठिर के काल का हो। जब राजशाही होती है तो न्याय के लिए जनता या तो राजा के पास जाती है या तो उनके चुने हुए सामंतों के पास जाती है। किसी भी प्रजातंत्र में अरस्तु ने शुरू किया था, उसके बाद अमेरिका में आया, भले ही वो अलग रूप का था, पूंजीवाद पर टिका था, न्यूजीलैंड में आया, बाकी जगहों पे आया। 19वीं सदी में हिंदुस्तान ने जब ऑप्ट किया उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा था कि साहब न्याय व्यवस्था पे राज्यतंत्र का, या जिसको अब कहा जा रहा है कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि तो राजा ही होता है, जबकि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो राजा खुद कहता है साहब मैं तो चौकीदार हूं। अच्छा, ये कन्वीनियंस की राजनीति हर आदमी करता है। तो राजतंत्र का न्याय तंत्र पे कोई भी नियंत्रण नहीं होता। उस राजदंड को लेने का मतलब, जिसमें ऑब्जेक्शन हुआ वो ये कि क्या आप ऐसा प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं इसको धर्म से जोड़ के, क्योंकि धर्म आजकल बड़ा चलने वाला विषय है, धर्मांधों की संख्या इतनी बुरी तरह से बढ़ी है, उस पर भी अभी हमारे ख्याल से आएंगे हम लोग, कि आप उसको बड़े कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं। हिंदू धर्म से जोड़ के हिंदू धर्म की व्यवस्था के लाया गया। महादेव, जब मैं खत्म तक मुख्य राम का ही टर्म है, तीसरा कोई है ही नहीं।
जब पुराने समय में राजवंश की स्थापना होती थी तो देखिए बड़ा कन्वीनियंट था, एक राज करने वाले लोग थे और एक उनके धर्म पुरोहित थे। धर्म पुरोहित जब यहाँ से राजवंश से, जिसका विरोध करके हमारे चौकीदार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं कि साहब एक ही परिवार में, उसी एक ही परिवार से प्रतिष्ठापित किया जाता था नए राजा को, और जो धर्माधिकारी होता था वो धर्मदंड या जिसको राजदंड वो देता था, उसके सहायता से वो ये प्रतिस्थापित करता था ये जो नया चुना हुआ आदमी है उसी परिवार से वो मैं खत्म कर दूं, वो एक्चुअली राजा ही नहीं है, भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए जनता उसको स्वीकार करे। अब ये तो विरोधाभास हुआ, लेकिन आप एक मानेंगे कि साहब हम राजसा ही नहीं चल रहे हैं, या यार आप उसके बाद अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मान रहे हैं कि नहीं साहब तो धर्माधिकारी जो कह रहा था वो सही था, कि साहब जो हूं मैं ही। लेकिन निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन के लिए जो एक प्रतीक चिन्ह था उसे सेंगोल के रूप में माना जाता था। जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं, संविधान की स्थापना के बाद संविधान की स्थापना जरूरत है, मैं बताऊंगा जरूरत। आपका सवाल मैं जवाब मैं आऊंगा सर आपके पास, चलिए मैं लौटता हूं, क्योंकि कभी कोई प्रतीक चिन्ह ऐसे होते हैं और ऐसे कामों के लिए होते हैं तो उनको देख करके भी आदमी अपने कर्मों में परिवर्तन लाता है। इसलिए सेंगोल की स्थापना मेरी समझ से अगर सामने रहती है तो लोगों को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय के लिए सेंगोल महत्वपूर्ण होता है। कब स्थापित हुआ वह चर्चा का विषय बन सकता है, लेकिन सेंगोल कितना महत्वपूर्ण है ये तो हर आदमी ये कहता है कि सत्ता के संचालन पे अगर शीर्ष पे बैठा आदमी सेंगोल को सामने रख करके कोई काम करता है तो वह हो सकता है कि गलत काम भले हो जाए लेकिन करा नहीं जा सकता। प्रकाश साहब धर्म का चोला दिया जाए। प्रकाश साहब मैं आऊंगा, प्रकाश साहब मैं आऊंगा। बहुत सी भ्रांतियां साहब, कहते हैं कि 14 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू को दिया गया इसलिए कष्ट में है। भाजपा कांग्रेस का आरोप है कि 14 अगस्त 2000 सॉरी राज्य जब 1947 में नेहरू जी को दिया गया वह कष्ट है, लेकिन कांग्रेस को जो देखने में आ रहा है ये जो संसद भवन का उद्घाटन मोदी जी ने किया है उसको अगर सेंगोल से जोड़ के किया जा रहा है ये कहां तक सही है? देखिए बहुत सारे विरोध हैं कि साहब राष्ट्रपति को करना चाहिए था, प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, सेंगोल क्यों लेके आ रहे हैं। फिर ये भी कहा गया 21 ब्राह्मण क्यों बुलाए गए, उन 21 ब्राह्मणों से क्यों कराया गया, आपने क्यों यहाँ पे हवन कराया। एक समस्या नहीं है, ये बात समझनी चाहिए कि साहब आदमी की भावना क्या है, स्थापित क्या करना चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। बात इतनी सी है कि धर्म की बात कर रहा है या दंड की बात कर रहा है या राजधर्म की बात कर रहा है, न्याय धर्म की बात कर रहा है, कर तो जनता के लिए रहा है, अपने लिए तो नहीं कर रहा है। अब आप ये कहते हैं वो निमित्त क्यों है, वो निमित्त ही नहीं होना चाहिए। अरे भैया जनता नहीं चुन के भेजा तभी तो निमित्त है, तभी तो प्रधानमंत्री है, लेकिन आप मानने कोई राजी नहीं हो। और जब तक आपने 40 साल शासन किया तो सब कुछ मान्य था। समस्या ये है कि जो नियति जिससे जो कराना चाहती है वो कराती है, और कहा गया नर में नारायण है, जनता ही जनार्दन है। प्रधानमंत्री ने बात बार बार कही है, प्रधानमंत्री आते रहेंगे जाते रहेंगे, अटल जी ने 10 बार कहा है, लेकिन जब कोई समझने को राजी नहीं है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना कांग्रेस बेहतर करती तो बीजेपी कभी ना आती। लेकिन सर सत्ता के जो सेंगोल का जब भी नाम आता है तो उसके साथ एक चीज और जुड़ती है कि सत्ता के हस्तांतरण को लेकर के सेंगोल उसे दिया जाता है जिसे सत्ता सौंपी जाती है। ये हम लोगों ने भी पढ़ा है कि जब नेहरू जी को सत्ता अंग्रेजों ने दी तो सेंगोल उनको दिया। आज किसी सत्ता का हस्तांतरण तो नहीं था सर। हाँ, सत्ता का नहीं था, लेकिन आप अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे थे। गुलामी की दास्तां से आप आजादी में आ रहे थे। आपने शुरू में ही कहा हम उस संसद से बाहर आ रहे थे जो अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई थी। और जब भी युधिष्ठिर पूछते हैं उसके बाद पितामह कहते हैं, मैं बता देता हूँ, फिर एक कोट
मैं आपसे बात करूं तो आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो जर्नलिज्म की नजर से अगर देखा जाए तो क्या अगर मान लीजिए किसी ने विरोध की राजनीति की तो उसे संतुष्ट करने का सत्ताधार का फर्ज नहीं होता? अब इसी के लिए आपने बहुत अच्छी बात की थी। जब महाभारत शुरू हो रहा था तो कृष्ण बार बार समझाया कि 5 ही नाम दे दो। हाँ। बोले साहब नहीं देंगे। अरे आप वहां जाते तो अपनी बात रखते, आप कहते कि साहब हमें ये आपत्ति हो रही है। जब सर्वधर्म सभा हो गई तो फिर क्यों आप परेशान हैं? जब वहां सर्वधर्म सभा बुला दी गई है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि साहब तटस्थ रहकर ही पत्रकारिता कर दी है और हम भी करते रहे। हम भी बीजेपी के ऊपर कई बार सवाल उठाते रहे और अब भी उठाते हैं। लेकिन जब एक निर्वाहन किया जा रहा है, एक प्रतीक लाया जा रहा है, आप याद करिए कोरोना में थाली बजाई जा रही थी, उसका हुआ। आप कहिए गांधी जी चरखा क्यों चलाते थे? चरखे से तो आजादी नहीं मिली। लेकिन साहब ये प्रतीक है। अच्छा, इसी प्रश्न को लेते हैं रवि शरण जी, इसको क्यों नहीं हम राजनीतिक दृष्टि क्यों देख रहे हैं? इसको हम सत्ता के प्रतीक के रूप में क्यों नहीं देख रहे हैं? पहले तो किसने विरोध किया, किसने नहीं किया, इसमें बहुत सारे पक्ष हैं जी। जहां तक जाने न जाने की बात है, वो तो 2 कदम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी उठ के आ सकते थे, आए नहीं। ठीक है, समावेशी होना सरकार। अच्छा चलिए एक मिनट सत्ता के नहीं एक प्रश्न और एक जोड़ दूंगा सर, उसका भी जवाब। मेरे से ज्यादा उम्र राजनीति को आपने नजदीक से देखा है। किस सत्ता के शासक ने अपने अनुसार सत्ता को नहीं चलाया है? एक नाम बता दीजिए साहब। जी देखिए, हर शासक ने चलाया है। मैं समावेशी होने का जवाब दे रहा हूँ जी। समावेशी होना हमेशा सत्ता पक्ष का धर्म होता है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं चलाया है तो उसने गलत किया है। आप जानते हैं मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं भाजपा नहीं हूँ, सही में तो कोई दो राय नहीं। समावेशी होना सत्ता का धर्म होता है। ठीक है, तो वहां सत्ता को समावेशी होना चाहिए था। उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो आ सकते थे, सिर्फ इसलिए कि उसमें लेकिन प्रोटोकॉल नहीं था सर। अगर मान लीजिए मैं खत्म कर दूं सर, एक जब आप कह रहे हैं कि एक नया युग हम शुरू कर रहे हैं, फिर प्रोटोकॉल की बात क्यों कर रहे हैं? 2 में से एक ही बात कीजिए। काहे का प्रोटोकॉल? जब आप कह रहे हैं अपने भाषण में कि एक नए युग की शुरुआत है, तो काहे का प्रोटोकॉल? अपनी सुविधा से प्रोटोकॉल, अपनी सुविधा से नए युग का चरण। आज ये क्या हुआ है? पहली बार हुआ है आजाद भारत में, पहली बार ऐसा हुआ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वहां से ये कहा तो गया कि साहब नया शुभारंभ हो रहा है। प्रोटोकॉल माने तो किस बात का भाई? कौन सी चीज का प्रोटोकॉल? पहला। दूसरा, मैं शुरू ऐसी बात से किया था कि समावेशी होना सत्ता का धर्म होता है। कोई आया नहीं आया वो सबने देखा, वो इतिहास में जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहासकार उसका इवैल्यूएशन करेंगे। अभी जो बात आपने कही थी उसके धर्मदंड को लेकर, साहब विरोध इस बात का है ही नहीं, या जिन लोगों के मन में सवाल है वो ये लेके है ही नहीं। सवाल सिर्फ इस बात को लेके है कि हम उन चीजों की प्रतिस्थापना क्यों कर रहे हैं जो हम लोकतंत्र में रहते हुए अपने पुराने राजतंत्र की चीजों को लेकर। ऐसे तो पुरानी बहुत सी चीजें अच्छी थी, अगर हम उन सब चीजों को उठा के लाने लगे तो आज के दिन तो उसका समावेश सामाजिक व्यवस्था में हो ही नहीं पाएगा, हम कर ही नहीं सकते। आप ये वही देश है जहां पे त्रावणकोर में प्रेस टैक्स लगता था। उसी राजवंश की ही का एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिसमें से एक महिला ने विरोध किया और उस विरोध के स्वरूप राजदंड को ध्यान में रख के राजदंड के लोगों ने वो उसके घर पहुंच गए और उस पर दबाव बनाने लगे कि तुम अपना ये तरीका ब्रेस्ट आप तुम ढक नहीं सकती। उसने अपना ब्रेस्ट काट के दे दिया। ये राजदंड। लेकिन सर ये मैं खत्म कर लूं सर, ये राजतंत्र क्या आप इसकी स्थापना करना चाह रहे हैं? क्या उसको रोकना है? कैसे रोकना? आप उसी का प्रतीक लेके उसी को रोक रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? उसके लिए आप कह रहे हैं कि हम देंगे। अरे साहब आपके पास न्याय तंत्र है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है। आप कह रहे हैं साहब हम एक छड़ी लेके के मान जाएंगे, न्याय कोर्ट की बात नहीं आती। खुला घूम रहा है, शराब पीने के क्या बकवास कर सर, कोई बात नहीं कर रहे। देखिए आप दोनों आदमी हमारी नजर में बहुत सम्मानित है और बड़े एजुकेटेड है।
मुझे क्यों सिलेक्शन आप दोनों लोगों का करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस चीज पे आज हम बहस कर रहे हैं वह बहस निर्णय पे नहीं जानी है, ज्ञान पे जानी है। किसी को भटकाव के लिए नहीं जानी है, लोगों की अज्ञानता को दूर करने के लिए जानी है। इस बहस का तात्पर्य ये है, अगर कोई भ्रांतियां उसे दूर करने के लिए हम बैठे। मैंने आपसे कहा हमेशा हर चीज का एक प्रतीक होता है, ये आप भी समझते हैं। चाहे आप जुडिशरी में चले जाइए, चाहे आप किसी भी चीज को देख लीजिए, चाहे जर्नलिज्म में चले जाइए, किसी भी चीज को आप राजनीति, अगर सत्ता के प्रतीक के रूप में सिंबल को यूज किया जा रहा है, वह कहां से गलत है? रवि शर्मा जी, मैं आऊंगा प्रकाश साहब, मैं इनसे जवाब ले लूं। दोहरी नीति नहीं, आप उसको राजतंत्र के रूप, धर्मतंत्र के रूप में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं नई परंपरा की शुरुआत करेंगे। हर सांसद जो यहाँ बैठा है, जैसा अभी प्रखर जी ने कहा, हर आदमी और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उसी के अंदर आता है। जनता विश्वास कैसे करे जब पास्को एक्ट लगा हुआ आदमी वहीं बैठा हुआ है? मुझे ये बताइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। हो सकता है प्रतीक मान हो लिया, सकता है आज राजमान के बाद वो निर्णय हो जाए। कहाँ हो हुआ? सकता है 24 घंटे बीत गए। अरे साहब, कहाँ हुआ साहब? अरे न्यायालय में जो मामला जाएगा प्रूफ होना चाहिए। इस तरीके से तो अगर भाई साहब पास्को एक्ट में ये व्यवस्था है कि न्यायालय में जाए और वहां पे डिसाइड हो, उसके बाद गिरफ्तारी हो, तो मुझे तो सिर्फ बुद्धि के हिसाब से यही कहना है कि साहब लोकतंत्र के पवित्र काल में आप राजतंत्र के प्रतीकों को भी लगाएगा सबूत से। बस किसी ने कह दिया फिर साथ मैं खत्म कर। नहीं देखिए, तो पास्को एक्ट में कहां सबूत की बात है? सर लोकतंत्र के अमृतकाल में राजतंत्र के प्रतीकों की शुद्धि, ये तो वही बात हो गई साहब, परास्नातक की डिग्री और चौथी पास बुद्धि। सर देखिए प्रकाश सर, हम उस विषय पे आज नहीं चढ़ेंगे क्योंकि जो विषय सिंबल का लेके चल रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। कल स्थापना के बाद कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि आप क्यों न सिंबल की जानकारी पूरी देते, इसलिए आज हम लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि राजनीतिक रूप से, इसीलिए मैंने आज किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बुलाया, आप दोनों बुद्धिजीवी को और ऐसे ताकतवर ज्ञानी पुरुषों को बुलाया कि जिससे हमारे दर्शक उसका फायदा ले सके। मैं ये जानना चाहूंगा प्रखर सर, कहा जाता है कि इस जब राजा होता है तो उसे जो राज पुरोहित होते हैं वह इस सिंबल से, मतलब मेरी भाषा में मारते हैं। इस मतलब थोड़ा सा हम उस पर जाएंगे, लोगों को सिंबल भी पता, उसका क्या मतलब है? देखिए, ये बताया गया है कि तुम जो ये बात आती है निकल के, अगर आप तो प्राचीन काल से देखेंगे कि राजा के रूप में माना जाता था कि देवताओं का प्रतिनिधित्व ये कर रहा है और हम सब में श्रेष्ठ है, इसलिए इसको चुना गया है और इसके अंदर वो सभी खूबियां हैं जो एक राजा बनने के लिए करनी चाहिए। चाणक्य समझाता है बार बार कि देखो, तुमको जनता के लिए कार्य करना है, अपने लिए कार्य नहीं करना है, और अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हारे ऊपर राजमाता है, उसके ऊपर दंड है, और मैं भी खड़ा हूं इस दंड को लेके। बार बार समझाता है, बार बार ये कहता है, और इसी वजह से हमारे यहाँ ये विधान बनाया गया है कि सब इसके अधीन है। जो पितामह ने कहा कि तुम ये मत समझना कि कुर्सी तुमको मिल गई है तो सदा तुम्हारी रह जाएगी, और तुम अगर गलत करोगे तो फिर आने वाला इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसीलिए बार बार ये कहा गया है कि आप धर्म के साथ चलिए, आप न्याय के साथ चलिए, आप सत्य के साथ चलिए। अब सत्य को भी आप मानने को राजी नहीं है, और जो कहा जा रहा है कि साहब आदर्श स्थापित करने पड़ते हैं, एक शुरुआत की जा रही है। जो समस्याएं हैं वो सामने जा रही है, व्यवस्था है, और न्याय कहीं खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसी के लिए तो शुद्धिकरण किया जा रहा है। आखिर ये तो सबको पता है, ना तो पावर लेके जा सकते हो इस दुनिया से बाहर, ना पैसा, ना कुर्सी, तो भैया जो बेहतर कर सकते हो वो सेवा कर दो ना। इसी के लिए ये सारे प्रतीक स्थापित किए जाते हैं। संविधान की बात की जा रही, संविधान की कसम खाते हैं ना, वो भी तो एक प्रतीक ही है। उसको किताब को हाथ में लेते हैं और शपथ खाते हैं, क्यों खाते हैं? कि वरना मत मानिए आप। तो क्या अंतरात्मा सर रविशरण जी यही जानना चाहते हैं कि सिंबल की स्थापना के बाद क्या 100% न्याय की उम्मीद जनता कर सकती है, निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कर सकती है? जो बृजभूषण शरण जैसे लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी को शीशा दिखा रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, उसको तमाचा मार रहे हैं,
ऐसे लोगों के खिलाफ भी न्याय का क्या उम्मीद की जा सकती है? ये रविशंकर जी जानना चाहते हैं। न्याय की उम्मीद करनी चाहिए और सबसे बड़ी ताकत जनता के पास है। जनता जिस दिन नकारने पे आएगी तो रवि भूषण जैसे जितने भी लोग हैं, ब्रजभूषण जैसे जितने भी लोग हैं, इनको माफ नहीं करेगी। आप याद कीजिए यहाँ से कितने बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने जरूरत से ज्यादा, चाहे वो गोरखपुर के तिवारी, हरिशंकर तिवारी नहीं नकारे गए क्या? उससे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोगों ने बाहुबल से सब कुछ करना चाहा था। बाहुबल को तो कोई जगह ही नहीं। इसमें अंतर है सर। देखिए, एक समय ने नकारा अलग है, लेकिन सत्ता, जिस सत्ता के साथ आप भागीदारी कर रहे हो, जिस सत्ता के संचालन में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हो, जिस सत्ता के आप एक अंग हो, वह सत्ता आपको आत्मबल दे रही है, बाहुबल दे रही है, जिसकी वजह से आप इतने अपने आप को ताकतवर दिखा रहे हो। वह कब विरोध करेगी इन लोगों का? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जी, कभी जिसके हाथ में भी सत्ता है, बिल्कुल सही है, वो करता है जो उसको उचित लगता है। और निश्चित सी बात है, सत्तासीन आदमी करे जो भी, लेकिन बात तो ये है कि सत्तासीन आदमी किसके लिए करेगा? तो साफ जनता के लिए करेगा। विरोध नहीं है। बहुत सी अच्छी चीजें हैं हमारे पुराने काल में जिनको लाया जा सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सामाजिकता के हिसाब से अपनी प्राथमिकता खो चुकी है। उसका मतलब नहीं। मतलब क्या है, जिस बात पे जनता का विरोध था, मैं वही कह रहा हूँ कि जनता का विरोध ये है कि साहब जो है, या हमारा मैं जो कह रहा हूँ, जो स्टेट कर रहा हूँ, वो परिलक्षित होना चाहिए। आप राजदंड स्थापित कर दें, बिना राजदंड के कर दें। अगर बिना, मैं थोड़ा सा फिर ले जा रहा हूँ उसको, आप बोलेंगे अगर ये फैसले कुछ पहले ही हो गए होते तो क्या राजदंड के अलावा भी अपने संविधान पे लोगों का विश्वास नहीं बढ़ा होगा? आज तो संविधान की कैटेगरी में खड़ा कर दिया गया है ना। मैं सिर्फ राजदंड की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के दिन जो किया जा रहा है वो तो सीधा सीधा संविधान को भी कैटेगरी में खड़ा कर दिया गया है कि भाई साहब ये तो संविधान में ये लिखा था, ये रूल है, ये लॉ है, और ये नहीं हो रहा है। राजदंड स्थापित कीजिए, आपका मंतव्य है, उससे कुछ अच्छा हो जाए जनता का, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मंतव्यों को कार्यान्वित होते हुए जनता देखना चाहती है, और शायद विरोध इसी बात को लेकर सबसे प्रबल है, जिसकी वजह से बार बार रिएक्शन उठे आ रहे हैं। यही पहले इस देश में नहीं था जो अब हो रहा है कि साहब एक निशान होगा, एक विधान होगा और एक ही प्रधान होगा। इसको लेकर पहले बात ही नहीं होती थी, अब वो होने लगी है। साहब आप जिस न्याय की बात कर रहे हैं, तो डुअल मानसिकता किसी के लिए नहीं लागू होनी चाहिए। फिर आईपीसी सबके लिए लगेगी। फिर ये नहीं होना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के लिए तो साहब नहीं लगेगी, उनके लिए तो है नहीं ये व्यवस्था, उनकी शरीयत माननी पड़ेगी, तो ये नहीं हो पाएगा। आपको मुस्लिमों के लिए अलग से न्याय देने की बात करेंगे और हिंदुओं के लिए अलग से करेंगे तो आईपीसी का हिंदू मुसलमान से कोई लेना नहीं, बिल्कुल है साहब, सर नहीं है उसमें। आईपीसी आपने जो नाम लिया, आईपीसी नहीं है। शरीयत के अंदर जो पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों आएगा? सर वो आईपीसी कहाँ इफेक्ट करता है? नहीं, वो तुरंत जब आता है तो इंडियन पिनल कोड को नहीं इफेक्ट, यही मैं कह रहा हूं। इंडियन पिनल कोड को मानने को तैयार ही नहीं होता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो कहता है हमारे हिसाब से होगा। किस केस में तो हाथ काट दो ना भाई, सब कुछ मान लो, चोरी के शरिया को सब जगह मान लो ना, शरिया को मर्डर करने में भी मान लो, शरिया को। मैं कह रहा हूं किस आईपीसी में लिखा है हाथ काटने का? भाई मैं शरिया की बात कर रहा हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरिया से चलता है। आप जब आईपीसी से नहीं जीत पाए नहीं तो शरिया पे आ गए, तो एक ही जगह आईपीसी हिंदू पे लग रहा है तो कौन से मुसलमान का आईपीसी नहीं लग रहा? मुझे नहीं, यही तो ना, वो कहते हैं साहब 3 तलाक। अरे साहब ये तो शरिया से माना जाएगा, आप हमें ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको उस आदमी में मानने कोई राजी नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि संविधान में अमेंडमेंट किया आपने और आप कह रहे हैं कि साहब हमसे तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप भाई एक तरफ तो कह दो कि साहब गुरुकुलों में पढ़ाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन साहब हाँ, हर हाल में हर जगह पे हम मुसलमानों को इजाजत देते हैं कि वो अपने अपने स्कूलों को चला सकते हैं। गुरुकुल खोलना तो गलत बात है। गुरुकुल खोलना या मुसलमानों का स्कूल चलाना, ये दोनों सरकार के अंदर आते हैं। नहीं, टैक्स लिया जाएगा, इसको को बंद किया सरकार ने और कितने गुरुकुल खोले, जवाब इसका दिया जाना चाहिए। ये भ्रम फैलाने की बातों से खत्म होना चाहिए। सबको समान रखना है तो सबको समान करिए ना, कितने गुरुकुल खोले?
प्रखर सर एक प्रश्न है जो कि स्क्रीन पे कोई पूछ रहा है। उनका ये कहना है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मान के चल रहे हैं कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास वापस आएगी। और अगर नहीं रहना चाहिए सर सुन लीजिए जो प्रश्न स्क्रीन पे एक प्रश्न आ रहा है, मैं उसका जवाब चाहना चाह रहा हूँ, मतलब आपके सामने रख रहा हूँ। उनका ये कहना है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मान के चल रहे हैं कि सत्ता में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी। और अगर सेंगुल का अर्थ या सेंगुल को कहा जाता है कि सत्ता के हस्तांतरण पे दिया जाता है, तो 24 तक क्या मोदी जी इसका इंतजार नहीं कर सकते थे? जब वो पुनः सत्ता पे काबिज होते तब सेंगुल लेके आते? ये प्रश्न है। देखिए, किसी को भी अपना भविष्य नहीं पता। अगर अपना भविष्य ही सबको पता होता तो फिर समस्या ही कहाँ थी? भविष्य तो किसी को भी नहीं पता, नियति किसी को भी नहीं पता। और अगर कोई भ्रम में रहता है तो मतलब ये डर के कर लिया गया? डर नहीं, आप समझिए बात को। जिसको जो बेहतर अवसर मिलता है वो उसको कैच करता है। राजनीति ये है, तो आपने उसको सही तरीके से अपने लिए भुनाया तो वो बेहतर है, और अगर आपने आदर्श तरीके से नहीं भुनाया तो वो गलत है। अगर आप संविधान में ये संशोधन करने जा रहे हैं कि जबरदस्ती आप धर्मनिरपेक्ष शब्द घुसा रहे हैं, जबकि ये था ही नहीं। आपने इसको 72 में किया, तो ये क्यों किया आपने इमरजेंसी लगाई, क्यों लगाई? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाती, और ये देश पूछता है। यहाँ ना बीजेपी ना कांग्रेस, देश कांग्रेस से उसके गुनाहों का हिसाब लेगा, और बीजेपी गुनाह जो भी उसने किए या करेगी वो उससे भी हिसाब मांगे जाएंगे। और अगर बीजेपी इस गलतफहमी में कि 2024 उसने जीत ही लिया है, तो ये सबसे बड़ा भ्रम होगा बीजेपी का। मैं आपको फिर बार-बार कह रहा हूँ, यह सत्ता तो जनता ही तय करेगी, लेकिन जो उस जगह पे होता है वो उसको भुना लेता है। मतलब सर ये मान के चला जाए कि सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी पार्टी देश में राज नहीं करती, सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति एक राजा की तरह जो बिहेव करना चाहिए, जो आचरण करना चाहिए, वो आम जनता के साथ करती है, ये माना जाए फिर? देखिए, आम जनता के संग ही नहीं करना है। अब पहली बार इस देश में हुआ, जो अच्छी चीजें उनको अच्छा कहिए, जो बुरी है उनको खुल के बुरा कहिए। इतिहास भी तो यही बताता है कि कभी भी जनता की सोच के हिसाब से काम नहीं हुआ, काम वही हुआ जो सत्ता के शीर्ष। पहली बार इस देश के अंदर बैंकों के खाते गरीबों के इस हिसाब से क्या खुल रहे थे? पहली बार सब्सिडी डायरेक्ट दी गई, कैसे दी जा रही थी? पहली बार ये हुआ कि महिलाओं को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि उनके हाथ में उनका पैसा चला जाए। ये पहले हो रहा था क्या? और कितनी राशन की फर्जी दुकान। चलिए वो देखिए पॉलिटिकल डिबेट है, जो कि आज हम पॉलिटिकल की तरफ जाना ही नहीं चाहते। जितना आप सत्य के करीब आ रहे हैं सिंबल के माध्यम से, जितना आप कर्तव्यनिष्ठ हो जाएं, जितना आप न्याय निष्ठ हो जाएं, वो बेहतर है। उसी की कोशिश की जा रही। और मैं अपने घर का आपको देता हूँ, मेरे घर के अंदर, आपके अंदर भी एक सेंगोल चलता है, और हमें बुजुर्गों की बात माननी पड़ती है। वही बुजुर्ग हमारे सेंगोल होते हैं। ऐसा नहीं होता हम मन मर्जी कर देंगे। जरा संजय जी हो, रवि जी हो, घर में रात रोज 12 बजे जाके दिखा दें मुझको, मैं देखता हूँ फिर इनका सेंगोल। अच्छा, ये सेंगोल कब से प्रचलन में आया साहब? क्योंकि कहा जाता है, जैसा कि रविशंकर सर ने भी कहा, कि चोल साम्राज्य के समय, लेकिन मैंने भी पढ़ा कि ये 5000 साल पुराना बजाय प्रचलन में तो हमारी समझ से जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब आया। लेकिन चोल साम्राज्य संस्कृति दोनों आदमी से जानना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक आज भी ये समझ नहीं पा रहा है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने दिया, लेकिन वो अंग्रेजों को मिला कहां से? मिला हिंदू समाज सनातनी धर्म लोगों ने दिया। और जब उन्हें मिला तो कहा जाता है चोल साम्राज्य में इसकी चर्चा होती थी। लेकिन चोल साम्राज्य भी उतना पुराना नहीं है जिस समय जब का चर्चा में सेंगोल है। सेंगोल लोग कहते हैं 5000 साल पुराना प्रचलन में है। पितामह के जमाने से मैंने शुरू में बताया, रिपोर्ट भी किया, महाभारत काल से इसका मिलता है। और आप अगर याद करें, जब भी हमारे शंकराचार्य थे बिना सेंगोल के नहीं चले, उनके आगे और सेंगोल उनका लेके चलते थे। और जो दंडी स्वामी थे वो अपना दंड लेके चलते थे, और उनके आगे उनके जो आश्रम के लोग थे जो इस बात को बताते थे कि अब न्याय और धर्म के जो हमारे पास जीवित देवता हैं वो आ रहे हैं। क्योंकि हम गुरु को अपने भगवान से ऊपर मानते हैं, और हमारा ये मानना है कि अगर गुरु नहीं होते तो हमें भगवान के दर्शन ही नहीं होते। इसीलिए कृष्ण भगवान भी
अपने गुरु के यहाँ शिक्षा लेने गए और राम भगवान भी अपने गुरु के यहाँ शिक्षा लेने गए। और जब आप याद कीजिए, यही सिंबल है कि राजा जब गुरु की अगवानी करेगा तो खड़ा हो जाएगा, भले ही वो अपने राज दरबार में हो। ये सिंबल है, ये मर्यादा। अच्छा चलिए सर, मैं मान गया। कल देश का सबसे बड़ा, मतलब अगर ये संसद कहा जाए तो उसको मंदिर का भी नाम दे सकते हैं, मस्जिद का भी नाम दे सकते हैं, गुरुद्वारे का नाम, क्योंकि वहां से जो चीज निकलती है साक्षर उसका पालन किया जाता है और सब करते भी है। तो क्या संगोल को जोड़ करके जो वहां पे धर्म गुरुओं को इकट्ठा किया गया, उसकी जगह जो जिसका मंदिर है, जो वहां बैठते हैं, जो राजनेता होते हैं, उनको इकट्ठा करने की जरूरत भी थी? कल आए नहीं ना, बुलाया तो सभी को गया। तो बुलाने की जरूरत थी, उन्हें मनाने की भी जरूरत थी, क्योंकि बहुत से ऐसे नाम हैं जो राजनीतिक इतिहास, मतलब हिंदुस्तान में आज भी राजनीतिक इतिहास के पटल पे उनका नाम लिया जाता है, जो आज विपक्ष में बैठे हैं, उन्हें भी तो बुलाने के लिए मनोबल तो चलता था सर। कई बार हुई, बुलाया भी गया, लेकिन जब नहीं, जब ये कह दिया जाए कि ताबूत, आपने तो ताबूत बोला गया और उसको कहां से जोड़ा गया, विरोधी की बात करो क्या, तो यही तो बुलाया बुलाया। चलिए मैं सीधे जिसने ताबूत लिखा मेरे ऊपर केस करने का मामूल था, उसने बहुत गलत, उसके इतना गलत काम आज तक किसी भी राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति ने किया। अरे उसको, लेकिन वो कब किया? विधि सम्मत हो सके उसको फांसी दे देनी चाहिए। कब किया? ये भी चर्चा का विषय सर, क्या उसने सबसे गलत की? जिस बात को कहा जा रहा है 5000 साल पुराना, चोल वंश पुराना, असल में क्या है, ये एक ऐसी राजशाही परंपरा से जुड़ा हुआ है जहाँ पे राजा और पंडित ही मुख्य होते थे। इसी बात से तो लड़के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी चीजें, और ये भीमराव अंबेडकर एकमात्र नहीं थे, पता नहीं कितने हमारे समाज सुधारक हैं जो उसी समाज को सुधार रहे थे, जो राजवंश के समय में चलने वाली चीजों में, जिसमें सत्ता सिर्फ दो ही जगह पे होती थी, एक तो धर्मगुरु और एक जो है राज चलाने वाला। बाकी ये जो आज के दिन आप बड़ा हिंदू हिंदू करते हैं, 3000 साल पुराना इतिहास है हिंदुस्तान में दलितों के को कुचले जाने। अगर नहीं है, जिसको इतिहास पढ़ना है उठा के पढ़ ले। फिर वो इसी बात का है, इसी बात की है कि ऐसा प्रतीक क्यों, जब हम कह रहे हैं कि हम सब साथ हैं, पूरा समाज एक साथ है, हमको वोट भी एक साथ ही चाहिए। जब हमको वोट नहीं मिलेगा तो हम हिंदू मुस्लिम लड़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्यों ऐसा प्रतीक, अगर मान लीजिए जिसमें सिर्फ दो वर्गों को सब कुछ हो और बाकी सबकी दास्तां। चलिए मैं मान गया सर, मैं मान गया आपकी बात। थोड़ा सा एक लाइन कह दूं सर, उसी अंबेडकर साहब को जिनका इन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा भाई साहब उनको शिक्षा दीक्षा देने वाले ब्राह्मण थे, और ये बहुत बड़ी घर में उन्होंने ये कुछ दिनों से भाजपा से चला रहा है, जिसको पढ़ते थे, इसीलिए कहा कि स्नातक की डिग्री और चौथी पास बुद्धि। ये आपके लिए भी मैं कह सकता हूं, यही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं। रवि सर जी समझिए, आप समझिए, इस समय हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में ये जो सर मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज चल रहा है वो बड़ा चिंतनीय है, विचारणीय है। भैया मैं एक मिनट आ रहा हूँ, देखिए थोड़ा पॉजिटिव, मैं आप लोगों को ज्ञान का फायदा लेना चाहता हूँ, प्लीज हम उसमें नहीं बहस पे जाएंगे राजनीतिक। सर उसमें जो संगोल है उसके ऊपर एक नंदी जैसा, नंदी जी बिल्कुल बने हैं, जिसे नंदी का रूप कहा जाता है, तो उसके क्या मायने हैं? क्योंकि वो पहले महादेव के हाथों में परिलक्षित हुआ था, जिसकी बात ये कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने संस्कृत के श्लोक बताए, जो ये 5000 साल बोल रहे हैं, वो वैदिक परंपरा में उसके कई जगह चित्र भी हैं, भारत के मंदिरों में है, उसमें वो महादेव के हाथ में उपस्थित है, उसके ऊपर नंदी जी बने हुए हैं, वो प्रतीक चिन्ह के रूप में है। तो चलिए ठीक है, तो प्रकाश सर मान लीजिए 2024 का चुनाव होता है, सत्ता में जो भी काबिज होता है, मोदी जी खुद ही वापसी करते हैं कुछ, तो क्या उस समय सिंगोल को उनको फिर समय दिया जाएगा? कुछ ऐसा भी होगा? अब उस टाइम क्या काल निर्णय करेगा, क्या समय करेगा, ये तो देखना होगा ना। अभी आप ये नहीं कह सकते कि कौन सत्ता में आ रहा है,
उस टाइम पे किस तरीके की स्थितियां होंगी, क्या। लेकिन सर इसको सत्ता के स्थानांतरण के प्रतीक के रूप में माना जाता है ना सर। अब अगर हार जाते हैं मोदी, तो नहीं, अगर मोदी जी हार जाते हैं तो मोदी जी समर्पित करेंगे, दूसरे वाले को हस्तांतरित करेंगे। यस, दिस इज यस। आज के दिन का यही मेरा प्रश्न है। आज के दिन का मेरा प्रश्न है। ये तो किसी को नहीं मालूम कौन जीतेगा कौन हारेगा। और जो आपने कहा कि ये उन्हीं को क्या हस्तांतरित किया जाएगा, तो मुझे जो लगता है अगर नियति ने ऐसा ही कहा तो फिर ये वैदिक ब्राह्मण आएंगे जिसका इन्होंने विरोध किया है, जो मुनि और ऋषि आएंगे वही फिर उस न्याय की स्थापना। चलिए इसी प्रश्न का हम जवाब ले लेते हैं रविशरण जी से। रविशरण जी भाई मैं तो कह रहा हूँ, एक लाइन कह दूं, आपको वैदिक परंपराओं से विरोध है, आप अपनी विल में लिखिए कि मेरा अंतिम संस्कार मत करना, मेरी बॉडी को दान कर देना। आप लिखिए कि मेरे घर का बिल लाइए होगा, बिल लाइए। आप जो कह रहे हैं आप अपने बच्चों को आप वो कानूनी पेपर लाइए। रविशरण लिखते हैं मृत्यु के बाद हमारे शरीर को हॉस्पिटल को दान कर दिया जाएगा, पहली बात। अब हम वापस आते हैं, वैदिक परंपरा से विरोध नहीं। कोई भी समाज बनता है देश काल के हिसाब से बनता है। देश काल में जो कमियां होती हैं उसको तमाम सारे समाज प्रवर्तक आते हैं, उसमें ज्योतिराव बाबा फुले जैसे और सारे लोग आते हैं, वो समाज को परिवर्तित करते हैं। वैदिक में इस चीज को उठाया गया और राजशाही में क्यों टीस रहा है जनता को, तो कांग्रेस को टीस रहा है। किसी को मैं खत्म कर दूं सर, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए प्लीज सर। मेरा ये प्रश्न था कि अगर 2024 में सत्ता जिसके हाथ में आती है उस सेंगोल को कौन उनको देगा? हमारे राजपुरोहित होंगे या जो मान लीजिए कि मोदी जी देंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर। नहीं, अब ये तो भविष्य का सवाल है, आगे क्या होगा, कौन रहेगा, कौन आएगा। सब जैसे सर प्रोटोकॉल कहाँ डिफाइन, नियम तो डिफाइन किया हुआ है। नहीं परंपराएं जाती हैं, नहीं परंपराएं अगर चली जाएंगी भाई। आप समझो, पुराने के प्रतीक उठा के जहाँ पे दलितों पे अत्याचार हुआ था उसको उठा के आज आप स्थापित करें और दूसरों को बोल रहे हैं कि साहब वैदिक धर्म अरे सर वैदिक धर्म था, आज भी है, हम भी मानते हैं और आपसे शायद अच्छा मानते हैं। कभी किसी फोरम तो उसमें भी बैठ जाइएगा, वहां भी तर्क कर लेंगे, लेकिन हर समय में समाज हम मोदी विरोध कर रहे हैं। हम समझ ये है कि मोदी से कोई मतलब ही नहीं है सर। मोदी को सिर्फ धन्यवाद रविशरण जी, धन्यवाद प्रखर मिश्रा जी। विषय महत्वपूर्ण है। सेंगोल एक राजशाही का जो आदमी उसे अपना नाम देता रहा वह उस रूप में माना जाता रहा, लेकिन हकीकत में यह सत्ता के संचालन में सत्ता का प्रतीक के रूप में माना जाता है। और अगर ये कहा जाता है कि सिंबल सामने है तो जो राजधर्म निभा रहा है, जो वहां पे सत्ता का संचालन कर रहा है, हो सकता है कभी भटकाव आए, लेकिन इस सिंबल के माध्यम से ये कहा जाता है कि वह रास्ते पे आएगा और न्यायपूर्ण। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो सत्ता का प्रतीक है वह इस रूप में भी माना जाता है कि भटकाव को रोकता भी है। और आने वाले समय में इसका कैसा उपयोग होगा या क्या परिणाम आएगा ये तो समय की गर्त में है, लेकिन आज हम ये मान के चलते हैं कि राजधर्म में या जो सत्ता का संचालन हो रहा है निष्पक्ष और न्यायपूर्ण धर्म की तरफ या राजनीति की तरफ बढ़ने के रूप में आज इसको लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज़।